ठीक है, चलिए कुछ रिवीजन किए आप लोग। कहाँ अंकित झा, इस बार कहाँ गए थे? तिरुपति बालाजी तो विश्वनाथ मंदिर। ओहो हो, आ जाइएगा, मेडिकल रिपोर्ट कल लेके आइएगा, सब तबीयत ठीक हो जाएगा। चलिए ड्रॉ कीजिए तो डायग्राम। हो गया? देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। पुली के बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं। पुली मासलेस है और उसका सरफेस स्मूथ है, तो फ्रिक्शन होगा नहीं। ठीक है, फ्रिक्शन के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी सिचुएशन में क्या कह रहा है कि यदि क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ m1 इज लेस देन m2, मतलब m2 ज्यादा है m1 कम है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। ठीक है, एंड टेंशन इन स्ट्रिंग। आपसे टेंशन पूछ रहा है और एक्सेलरेशन पूछ रहा है। ठीक है, मतलब यदि m2 मास ज्यादा है m1 से, तो कुछ सिचुएशन उस तरह का है ना, जो तराजू हम लोग देखते हैं ना, उस टाइप का कुछ सिचुएशन है। दोनों का मास बराबर है तो एक जगह रहेगा। यदि इसका मास ज्यादा है तो ये नीचे जाएगा, m1 ऊपर जाएगा। और यदि मान लीजिए m1 का मास m2 से ज्यादा है तो m1 नीचे आएगा, m2 ऊपर जाएगा। ठीक है, यहां कह रहा है कि m2 का मास ज्यादा है m1 से, तो इसका मतलब है कि ये m2 मास नीचे जाएगा, m1 मास ऊपर जाएगा, तो एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, तो यदि हम इसको पहले सिस्टम ले, इसको हम पहले एक सिस्टम मान ले, तो इस पे लगने वाले फोर्सेस देखेंगे। ठीक है, तो इस पे लगने वाले फोर्सेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में m2g होगा। ऊपर में एक टेंशन T1, इस ये वाले स्ट्रिंग को हम वन स्ट्रिंग मानते हैं, तो T1 टेंशन होगा ऊपर की तरफ। ठीक है, और कोई फोर्स होगा नॉर्मल नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स होगा क्या? कोई कांटेक्ट में है ही नहीं, इसलिए नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स नहीं होगा। तो एक हो गया m2g, एक हो गया T1। ठीक, और ये ओवरऑल ये जो मास m2 है वो नीचे जा रहा है, तो नीचे जा रहा है तो एक एक्सेलरेशन a से जाएगा। ठीक है, क्योंकि रेस्ट पे था तो बॉडी का मोशन बढ़ा, तो इसका मतलब है कि वो एक्सेलेटेड होगा, तो एक्सेलेशन उसके पास होगा। तो जितना एक्सेलेशन ए है उतना ही एक्सेलेशन इसका ऊपर में होगा क्या? ठीक, तो यहां पे हमें यह समझना है कि m2 मास, जो हम m2 मास देख रहे हैं, उसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में m2g, अपवर्ड डायरेक्शन में T1, और ओवरऑल उसका एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ है। अब ध्यान देने वाला बात यह है कि m2 मास का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड m1 मास के एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगा, तो इसका एक्सेलरेशन इसके एक्सेलरेशन का नेगेटिव वेक्टर होगा। नेगेटिव वेक्टर उसको कहते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन अपोजिट होता है।
तो इसका एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड इसके एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड के बराबर है, डायरेक्शन अपोजिट है, एक माइनस जे कैप और दूसरा प्लस जे कैप। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग चले तो ये एफ बी डी उसका हो गया, एफ बी डी ऑफ m2 मास, m2 मास का एफ बी डी हुआ। तो इसके अकॉर्डिंग यदि एक्सेलरेटेड नीचे है तो दोनों में T1 और एक तो T1 फोर्स हुआ और एक M2G फोर्स हुआ, दोनों फोर्स में ज्यादा ताकत किस में होगा, M2G में होगा, यानी डोमिनेटेड फोर्स ये होगा, इसीलिए ब्लॉक नीचे जा रहा है। यदि मान लीजिए कि T1 ज्यादा होता तो बॉडी का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होता। ठीक है, तो M2G ज्यादा T1 से है, इसीलिए बॉडी नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं माइनस M2G और प्लस T1 इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन नीचे है तो M2 इंटू माइनस ए, ऐसा लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ऐसे। साइन कन्वेंशन फॉलो किए तो साइन कन्वेंशन में अपवर्ड को हम पॉजिटिव लेते हैं, डाउनवर्ड को नेगेटिव लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो जो अपवर्ड में था पॉजिटिव हो गया। अब यहां पर हम माइनस कॉमन ले ले तो M2G माइनस T1 इज इक्वल टू M2A लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं M1 मास का। तो M1 मास में चूंकि M1 M2 से हल्का है, उसका मास कम है, M1G तो लगेगा ही लगेगा और ऊपर में टेंशन T1 लगेगा। तो इसका यदि हम एफबीडी बनाए तो यहां M1 अपवर्ड डायरेक्शन में T1, डाउनवर्ड डायरेक्शन M1G, एक्सेलरेशन अपवर्ड है, इसका मतलब डोमिनेटिंग फोर्स कौन सा है, T1 है। तो इस केस में हम क्या लिख सकते हैं कि T1 माइनस M1G इज इक्वल टू M1 इंटू प्लस ए होगा या माइनस ए होगा। यहां माइनस ए इसलिए क्योंकि निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा था, यहां प्लस ए इसलिए क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, और उसका एफबीडी ये है। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग चले तो T1 इज माइनस M1G इज इक्वल टू M1 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 2। हमको एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, ये फर्स्ट कंडीशन है और ये सेकंड है। तो एक्सेलरेशन निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम ऐड कर देंगे तो T1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां लिखेंगे ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो यहां आ जाएगा M2G माइनस M1G इज इक्वल टू क्या होगा, ए कॉमन होगा तो M1 प्लस M2 होगा ऐसा। इसको आगे एलोबरेट करेंगे तो यहां लिखेंगे M2 माइनस M1 इंटू G इज इक्वल टू ए M1 प्लस M2। अब फाइनली ए निकाल सकते हैं हम लोग, तो ए इज इक्वल टू क्या आया, M2 माइनस M1 इंटू G डिवीजन में M1 प्लस M2। और यदि दोनों मासेस पता हो हमको तो हम एक्सेलरेशन एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि जी का वैल्यू यदि 9.8 लेते हैं या 10 लेते हैं, मासेस हमको पता है तो हम एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेंगे एक्सेलरेशन का। तो ये एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन हुआ, ये हमारा एक्सप्रेशन हुआ, ये मैग्नीट्यूड वाइज है। तो फॉर M1 मास के लिए एक्सेलरेशन जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे मास उसका एक्सेलरेशन उसका जो लिखेंगे दैट इज M2 माइनस M1 इंटू M1 प्लस M2 और G, और ये J कैप होगा फॉर M2 मास के लिए एक्सेलरेशन लिखना हो तो क्या लिखेंगे, इसको A1 कर दीजिए, इसको A2 कह दीजिए, तो ये क्या होगा M2 माइनस M1 बाई M1 प्लस M2 इंटू G माइनस J कैप, ऐसा लिख सकते हैं। और ये माइनस को हम यहां यूज करें तो A2 बराबर M1 माइनस M2 डिवीजन में M1 प्लस M2 इंटू J कैप, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये एक्सेलरेशन हो गया M1 मास का डायरेक्शन के साथ, और ये एक्सेलरेशन हो गया M2 मास का डायरेक्शन के साथ, और ये मैग्नीट्यूड हो गया, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, तो मैग्नीट्यूड वही होगा दोनों के लिए, डायरेक्शंस अपोजिट हो जाएंगे, इसलिए ऐसा एक्सेलरेशन, ऐसा एक्सप्रेशन दिखेगा।
ठीक है, एक्सेलेरेशन निकल गया। अब इसमें हमको एक चीज ये बताइए कि एक्सेलेरेशन तो निकल गया, तो हम टेंशन निकाल सकते हैं क्या? जैसे या तो इस इक्वेशन को फॉलो करें या इसको, एक्सेलेरेशन टेंशन निकाल सकते हैं। तो यहां पर हम जस्ट छोटा सा हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो T1 इज इक्वल टू क्या हो गया, यहां पर M1 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, G प्लस A। तो यहां M1 कॉमन लिए और इंटू G, और A का वैल्यू क्या है, M2 माइनस M1 बाई M1 प्लस M2 इंटू G। तो अब यहां से G कॉमन ले सकते हैं ना, तो M1G कॉमन लिए 1 प्लस M2 माइनस M1 बाई M1 प्लस M2, ऐसा लिख सकते हैं। और यहां ऊपर ले जाएंगे, ध्यान से देखिए, यहां ऊपर लेंगे तो M1 प्लस M2 आएगा, और M2 प्लस में है और यहां सॉरी M1 यहां प्लस में और यहां माइनस में है, तो कैंसिल आउट होगा, बचेगा क्या, M2 बचेगा। तो M2 बाई M1 प्लस M2 लिख सकते हैं, और उधर मल्टीप्लीकेशन में M1 है, तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, बोलिए, M1 इंटू M2 इंटू G डिवीजन में M1 प्लस M2। दो स्टेप आगे बढ़ गए, समझ में आया, समझ में आया ये यहां से वहां? यदि नहीं समझ में आया तो आप दो स्टेप लिख करके फिर वहां पहुंचेगा। कहां 2M2 होगा, एक मिनट, ये ऊपर आया ना तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ 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 पर तो 2M2 आ जाएगा। ठीक, तो ये कर दीजिए यहाँ, ठीक है, अब सही है, 2 इंटू M1 M2 बाई M1 प्लस M2 इंटू G, ये T1 निकल गया, ठीक है। और T1 का डायरेक्शन आपको पता है, अपवर्ड होगा, तो यहां पर हम T1 डायरेक्शन वाइज 2M1M2 डिवीजन में M1 प्लस M2 और इंटू G, और यहां पर क्या ले सकते हैं, J कैप। और कोई हमको बता सकता है ये इसका यदि टेंशन 2 रखते हैं तो क्या रिलेशन होगा उसके बीच का, इनका एक टेंशन T रखते हैं, तो हम पुली की बात करें तो अपवर्ड डायरेक्शन में T2, डाउनवर्ड डायरेक्शन में T1, डाउनवर्ड डायरेक्शन में T1। यहां पर एबिलिटी किसका है, ये ऑफ पुली। तो एबिलिटी ऑफ पुली के अनुसार T2, चूंकि मास दोनों का, मास पुली का है ही नहीं, और ये स्टेशनरी है, ये रुका हुआ, पुली रुका हुआ है ना, सिर्फ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। यदि मास M2 ज्यादा है M1 से, तो पुली का रोटेशन क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज होगा यदि M2 ज्यादा है M1 से, और यदि M1 M2 से ज्यादा है तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। लेकिन पुली तो होगा वहीं पर, और उसका मास क्या है, 0 है। मान लीजिए थोड़ा देर के लिए हम ऐसे लिख दें, यहां पर देखिए जो लिख रहे हैं, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम मान ले कि जो पुली है वो ऊपर शिफ्ट हो रहा है, तो मान लीजिए T2 माइनस 2T1 इज इक्वल टू मास ऑफ पुली इनटू एक्सेलेरेशन, और मास ऑफ पुली क्या है, 0। ये समझ में आया? ऊपर में अपवर्ड डायरेक्शन में T2 लग रहा है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में T1 लग रहा है, तो 2T1 ले लिए, और ये 0 है, इसीलिए क्या लिखेंगे, T2 इज इक्वल टू T1 हमको पता है, तो T2 निकाल सकते हैं। तो यहां पर आ जाएगा T2 इज इक्वल टू 4M1 M2 बाई M1 प्लस M2 इंटू G कैप, होगा ऐसे। तो आपका एक्सेलेरेशन निकल गया और टेंशन इन स्ट्रिंग निकल गया, दो स्ट्रिंग थे दोनों का टेंशन निकल गया। समझ में आया? उतारते समय ध्यान देना है, ये जो पोर्शन है ये बाद में आपको उतारना है, ठीक है। यहां से यहां उतारने के बाद फिर ऐसे उतारते हुए फिर इसको उतारिए। चलिए राइट डाउन कीजिए, जिनको डाउट है पूछे।
इसका आईबीटी आप लोग अलग अलग बनाइएगा, एक साथ मत बना दीजिएगा। हाँ, विशाल नहीं आया आज? हाँ, ओहो, बोलना मेडिकल रिपोर्ट लेके आएगा। देखिए, दो बातें हैं। आप बोलेगा सर सर्दी खांसी बुखार आया तो उसमें मेडिकल रिपोर्ट क्या है, यानी कि सीरियस नहीं था तो आपको यहाँ होना चाहिए, और यदि मैटर सीरियस है तो मेडिकल रिपोर्ट होना चाहिए। बीच का कोई रास्ता नहीं है। बीच का जो रास्ता है वो झूठ बोलने का रास्ता है, और झूठ बोलने के रास्ते पे चलिएगा तो मैथ क्लास क्यों नहीं किया आज? ओके, किसी को कोई डाउट नहीं है? साक्षी राज, डाउट नहीं है? चलिए, अब हमको जिन पे डाउट है उनसे पूछ सकते हैं ना? हाँ? खुशी, डाउट है? कोई डाउट नहीं है? तो हमको बताओ, M2 ब्लॉक जो है वो नीचे ही क्यों जा रहा है? कैसे समझेंगे उसका एक्सेलेरेशन नीचे होगा? ये क्वेश्चन है, मेरा प्रश्न है तुमसे। तुम बोलो, तुम बोलो। तुमने समझा है तो मेरा पूछने का अधिकार है ना? तुम्हें क्या लगता है M2 मास का एक्सेलेरेशन नीचे ही क्यों है? सुधांशु, क्यों डाउनवर्ड जा रहा है? हाँ बोलो। M2 M1 को खींच रहा है, तो वो नीचे की तरफ जाने का क्या रीजन है? M2 M1 को खींच रहा है ये ठीक है, लेकिन M2 का नीचे जाने का क्या कारण है? उत्कर्ष पांडे, क्योंकि M1 से M2 का मास अधिक है इसलिए वो नीचे जा रहा है, और यदि M1 का मास कम है ऑब्वियसली, ठीक है, M1 का मास ज्यादा होता है M2 से, तो क्या M1 किधर जाता है और M2 ऊपर की तरफ? तो एक्सेलेरेशन क्यों हो रहा है? बॉडी का मोशन हो रहा है तो यूनिफॉर्म भी हो सकता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी हो सकता है बॉडी का। मतलब सपोज M2 मास नीचे जा रहा है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से भी जा सकता है, एक्सेलेरेशन जीरो भी हो सकता है उसका, लेकिन एक्सेलेरेशन जीरो नहीं है, उसका रीजन क्या है? क्वेश्चन में समझ रहे हैं? मेरा कहना है कि M2 मास नीचे जा रहा है एक्सेलेरेशन ए से, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि एक्सेलेरेशन ही क्यों है? बॉडी का मोशन होना कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा तो एक्सेलेरेशन जीरो भी हो सकता है, तो बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से क्यों नहीं जा रहा है? तो टेंशन फोर्स लगने से उसका वेलोसिटी में क्या चेंजेस आ गया? जो मेरा क्वेश्चन है वो काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन हो गया। यदि काइनेमेटिक्स स्ट्रांग है तो डायनेमिक स्ट्रांग होगा। फिजिक्स में कम से कम 1.5 घंटा समय दीजिए एक दिन में, समझ गए? सब लोगों को बोल रहे हैं, समस्या आगे गंभीर हो जाएंगी, इसीलिए उस दिन के लिए तैयार रहिए। ये पुली और ब्लॉक जो सिस्टम है उसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म। अब इसमें बहुत सारे चेंजेस आएंगे।
यदि ये नहीं समझ में आएगा तो भी नहीं आएगा। बॉडी के पास एक्सेलरेशन इसलिए है क्योंकि बॉडी रेस्ट से चलना स्टार्ट किया है, और जब भी कोई बॉडी रेस्ट से चलना स्टार्ट करेगा तो मोशन में चेंज आएगा, तभी तो रेस्ट से चलना स्टार्ट किया तो पहले जीरो था, फिर कुछ वेलोसिटी हुआ, इसका मतलब वेलोसिटी में चेंजेस हुआ, और जब कभी वेलोसिटी में चेंजेस होगा तो एक्सेलरेशन आएगा। समझ गए? कुछ लोगों का एक कॉमन मिसकंसेप्ट रहता है कि यदि वेलोसिटी में चेंजेस आ रहा है तो एक्सेलरेशन चेंज क्यों नहीं कर रहा है। वेलोसिटी में चेंजेस कांस्टेंट रेट से होगा तो एक्सेलरेशन होगा कांस्टेंट। हाँ, इसका मास जीरो है ना। हाँ, और बॉडी तो रेस्ट पर है, पुली रेस्ट पर है ना, पुली तो मूव नहीं कर रहा है, तो ऊपर के डायरेक्शन में T2 मान लिए, दूसरा स्ट्रिंग था इसीलिए, और एक स्ट्रिंग जो टेंशन लगाएगा इधर और दूसरा स्ट्रिंग टेंशन लगाएगा इधर, दोनों का टेंशन T1 है। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स को बैलेंस कर दिए। क्लियर है? क्वेश्चन करें, सीक्वेंस में लिख रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि गड़बड़ गड़बड़ लिख लीजिएगा। यहां तक लिखने के बाद यहां से यहां आना है आपको, अब फिर इसके बाद यहां जाना है। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन था ये, Q1 कर लीजिएगा इसे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है M1 इज इक्वल टू 5 kg, M2 इज इक्वल टू 10 kg। G का वैल्यू आपको लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दिया हुआ है। ठीक है, दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन। ए पहला तो पूछ रहा है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक M2। ठीक, सेकेंड पूछ रहा है टेंशंस इन स्ट्रिंग्स। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है निकालने के लिए। ठीक है, तो एबीडी बनाएंगे, आप लोग अलग बनाइएगा, हम इसी में ड्रॉ कर दे रहे हैं। ये T1 है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में M2G, तो मास कितना है 10 इंटू 10 दैट इज 100 न्यूटन। तो इस पे जो फोर्स लगा वो 100 न्यूटन ऊपर टेंशन लग रहा है। एक्सेलरेशन सपोज मान लेते हैं A है, यहां पर टेंशन इसका एबीडी बना रहे हैं T1 डाउनवर्ड डायरेक्शन में M1G दैट इज इक्वल टू 50 न्यूटन होगा, टेंशन T1 होगा। यदि इसके लिए हम इक्वेशन बनाएं तो क्या होगा, 100 माइनस T1 इज इक्वल टू कितना 10 इंटू A, इक्वेशन नंबर 1 होगा। ठीक है, शॉर्ट में चल रहे हैं। उसके बाद इसका यदि एफबीडी बनाए
फॉर मास M2 के लिए, फॉर मास M1 के लिए। तो M1 के लिए हम क्या लिखेंगे, T1 माइनस 50 इज इक्वल टू कितना, 5 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को ऐड करेंगे, क्या आएगा, तो दोनों को ऐड करने पर या सीधे सीधे एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन क्या था, M2 माइनस M1 डिवीजन में M1 प्लस M2 इंटू जी। तो A बराबर M2 यानी कि यहां 5 होगा और ये कितना हो जाएगा 15 इंटू 10। तो ये कितना आ गया वैल्यू, ये 3 टाइम्स में और ये हो गया 2 टाइम्स में। तो फाइनल वैल्यू कितना आ गया 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके लिए डाउनवर्ड, इसके लिए अपवर्ड। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू A इज इक्वल टू 10/3 और फॉर मास किसके लिए, M2 के लिए लेंगे तो माइनस जे कैप होगा, और फॉर M1 के लिए लेंगे तो M1 के लिए लेंगे तो 10/3 जे कैप होगा। अब उसके बाद T1 बराबर क्या आया था, बोलिए, T1 का एक्सप्रेशन बताइए क्या आया था, M1 M2 माइनस M1 टू M2 आया था बाई M1 प्लस M2, ये आया था ना। अच्छा 2M1 इंटू M2, ठीक है। तो T1 इज इक्वल टू 2, यानी यहां पर 5 इंटू 10 डिविजन में 15 इंटू 10, और यहां से ये 3 टाइम्स में चला गया तो कितना हुआ 100 टू जा, यानी कि T1 इज इक्वल टू 200/3 न्यूटन। और T2 कितना हो जाएगा 2 इंटू 200/3 इज इक्वल टू कितना 400/3 न्यूटन। ये T2 निकल गया और ये T1 निकल गया, ठीक है। वो एक्सप्रेशन को हम लोग को रटना नहीं है, वो याद नहीं करना है। आपको क्वेश्चन में कुछ चेंजेस भी कर सकता है, तो इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे। मान लीजिए M1 ज्यादा होगा M2 से, तो उसमें एक्सप्रेशन में जहां M2 माइनस M1 था वहां M2 माइनस M1 था वहां M1 माइनस M2 हो जाएगा, ठीक है। इसको राइट डाउन कीजिए। हाँ देखो, ये एक स्ट्रिंग हो गया, ऐसे प्रोवाइड किया हुआ है कि एक स्ट्रिंग हो गया, एक स्ट्रिंग ये हो गया। तो स्ट्रिंग्स है ना, 2 स्ट्रिंग है ना, एक ये हो गया और एक ये आ गया। इसका एबीडी यहां ड्रॉ कर लीजिए, ये T2 है, ये T1 है। दिस इंप्लाइज T2 इज इक्वल टू 2 T1। तो T2 इज इक्वल टू 2 इंटू M1 इंटू M2 डिवीजन में M1 प्लस M2 इंटू जी। चलिए जल्दी से फास्ट कीजिए, तो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन करेंगे हम लोग। सनी समझ में आ रहा है तुमको, पूछ लेंगे फिर। हमको वैसे स्टूडेंट ज्यादा पसंद है, हाँ से समझ में आ गया पूछिए जहां से पूछना है। ये होना चाहिए कॉन्फिडेंस। हालांकि अब तो चेहरा देख के पता चल जाता है कि समझ में आ रहा है कि नहीं। अंकित झा कैसा महसूस कर रहे हैं आप, हाँ क्या कर रहा है, फील गुड, फील बेटर। पढ़ाई कीजिए और अच्छा महसूस कीजिएगा, नहीं पढ़ाई कीजिएगा तो कंफ्यूजन लगा रहेगा, हमेशा मन में डर रहेगा एक। फ्रेशर्स पार्टी को छोड़कर कभी भी पूरा बैच नहीं आया है, नहीं उस दिन 3 एब्सेंट है ना, वही तो 3-4 लोग एब्सेंट। कौन कौन एब्सेंट था,
हाँ, गर्ल्स में 2 थी, बॉयज़ में भी थे। ये तो बेचारा एडमिशन ही लिया था। लंच पसंद आया था सबको? ठीक था? मतलब क्या बोलते हैं उसको? बिहारी भाषा में हम लोग आम भाषा में क्या बोलते हैं? चलने लायक था? हैं? 12th में एक स्टूडेंट बोल रहा है, सर इसमें हम चिकन खोज रहे थे, नहीं मिला। अब तो वो किस्मत की बात है, किसके प्लेट में कहाँ पर पनीर रखा हुआ है तो कौन नहीं जानता, कोई जानता है? कुछ कमियों को छोड़ दें तो ओवरऑल ठीक ठाक रहा सब कुछ। हम्म? क्या? 12 वालों ने थोड़ा लेट किया, कुछ हम भी लेट हो गए। बारिश हो गया उस साइड में, मेरे घर तरफ बारिश हो गया। हाँ, ये लोग का डांस अच्छा हो गया, बहुत मेहनत किया था। हम लोग कहीं इसको तोड़ ही ना दे। हाँ, उन लोग का भी डांस ठीक था। परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा था, अच्छा था। एज ए स्टूडेंट, नहीं एज ए स्टूडेंट देखिए, बात आप प्रोफेशनल डांसर नहीं ना है। प्रोफेशनल डांसर उसको कहते हैं जिसका कि ये मतलब कि प्रोफेशन ही है, वो उसका वो डांस ही, उसका सुबह शाम डांस ही करना है। तो वो प्रोफेशनल डांसर के पास तो ज्यादा क्लियरिटी होगा। तो वो चीजें तो नहीं है, क्योंकि उनके पास और कुछ नहीं है, वो सिर्फ पढ़ाई लिखाई छोड़ के वही काम कर रहे हैं। तो उसमें एक्सपर्ट हैं। आप ही पढ़ाई लिखाई छोड़ के वो काम कीजिएगा, आप भी एक्सपर्ट हो जाइएगा। लेकिन एज ए अपना पढ़ाई करते हुए आप एक छोटा सा प्रोग्राम किए तो बेटर है, बहुत बढ़िया है। और इंस्टाग्राम फेसबुक पे डाला गया है, आप लोग देखे उसमें? उसको वायरल कराया जाता है, लोग उसको बहुत ज्यादा जगह पे भेजेंगे। ये काम मनीष जी का है। और एक सर नहीं आते वो, जो कंप्यूटर पढ़ा रहे थे आपको कुछ, वो डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग पूरा वही देखते हैं। ठीक है, चलिए हो गया ये। अभी कुछ दिन में फिर सैटरडे को हो सकता है क्लास होगा उनका। क्या? ये भी होगा, केमिस्ट्री का भी हाँ, केमिस्ट्री का क्लास भी हो सकता है। वो दिन शेड्यूल बनेगा, जो टीचर अवेलेबल रहेंगे उनका क्लास फ्राइडे को आप लोग को मिल जाएगा शेड्यूल। टेस्ट तो होगा, ये तो तय है। टेस्ट का क्वेश्चन बन गया है। आज प्रिंटिंग चला जाएगा, प्रिंटिंग के लिए चला जाएगा वो। नीचे जाता है। हाँ हाँ, ठीक बोल रहे, नीचे ही जाता है। उतना हमको नहीं पता, लेकिन हाँ ये पता है कि पीला पीला कलर के इन्वेलप में रहता है वो। क्वेश्चन टाइप होता है, फिर टीचर्स को भेजा जाता है, टीचर्स को करेक्ट करते हैं। करेक्ट करने के बाद फिर करेक्शन यदि हो गया, उसके बाद फाइनल वो प्रिंटिंग के लिए जाता है।
चलिए क्वेश्चन ड्रॉ कीजिए मेरे साथ। सिचुएशन समझ में आ रहा है? M1 नीचे जा सकता है, कोई नहीं रोक सकता उसको, तो M2 आगे ही जाएगा। आपको बताना है फाइंड पहला एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स M1 एंड M2, सेकंड टेंशन इन स्ट्रिंग। क्वेश्चन ड्रॉ कीजिए, तेजी से ड्रॉ कीजिए, सॉल्व करते हैं इसको। दो सिस्टम है हमारे पास, M1 और M2, दो मासेस, दो सिस्टम है हमारा, उसको हम लोग पहले एबीडी बनाकर देखेंगे। सेकेंड पार्ट जब आएगा इसका लॉज ऑफ मोशन का सेकेंड पार्ट, तो इसी में फ्रिक्शन फोर्स भी आ जाएगा। ठीक है, एक फोर्स इंक्लूड हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स। यदि ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 70% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, 10-20-30% सिर्फ फ्रिक्शन का बचेगा फिर। इसलिए एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए माइंड में। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आएगा यदि आप एक बार इसका कॉन्सेप्ट को पकड़ लिए तो बहुत मजा आएगा बनाने में। हो गया, ड्रॉ कर लिए सब लोग? ड्रॉ हो गया? चलिए अब देखते हैं, थोड़ा इसको समझते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन होमवर्क में भी देंगे आप लोग को। देखिए M1 मास और M2 मास, अभी इसमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि मास किसका ज्यादा है। ठीक है, M1 M2 में किसी का भी मास ज्यादा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सपोज M1 का मास कम है M2 से, सपोज मान लेते बात करें, तो ये M1G जो नीचे लग रहा है वो फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। और तो ये जो रस्सी है, ये जो स्ट्रिंग है, ये M1 मास को नीचे नहीं जाना देना चाहेगा, वो अलाउ नहीं करेगा, तो M1G नीचे लगेगा और टेंशन ऊपर लगेगा। ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग एक ही है, तो यहां पर इस डायरेक्शन में इस M2 मास पर टेंशन लगेगा उतना ही अमाउंट का, क्योंकि स्ट्रिंग एक ही है। और इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रोकने वाला कोई नहीं है, इस डायरेक्शन में जो टेंशन फोर्स लगेगा उसको रोकने वाला कोई नहीं है, स्मूथ सरफेस है। यदि इसका M2G आप बात करेंगे तो M2G डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और चूंकि कांटेक्ट में है तो नॉर्मल ऊपर लगेगा। तो इस मास का यदि एवरेडी ड्रॉ करेंगे तो M2G नीचे और नॉर्मल ऊपर, दोनों ही y एक्सिस में, और टेंशन जो इधर लगेगा वो पॉजिटिव एक्स में लगेगा। तो यदि एक्स एक्सिस में देखें तो एक्स एक्सिस में कोई भी दूसरा फोर्स इस टेंशन को बैलेंस नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसलिए इसका छोटा मास भी रहेगा तो टेंशन सफिशिएंट है इस M2 मास को आगे
शिफ्ट करने के लिए। समझ पाए इस बात को? हाँ, अब बात ये एक और समझना है कि m2 मास का जो भी एक्सेलरेशन होगा उसका मैग्नीट्यूड m2 मास के एक्सेलरेशन के बराबर होगा। ठीक है, डायरेक्शन इसका नेगेटिव आई है, इसका पॉजिटिव एक्स है, तो डायरेक्शन अलग अलग होगा, इसलिए एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, डायरेक्शन नहीं। इसलिए हम ओवरऑल कहेंगे कि एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। समझ पाए इस बात को? तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है लेकिन डायरेक्शन नहीं, इसीलिए एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। ठीक है, तो अब इसका एबीडी हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो इसमें देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में m1g हुआ, अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन T है। तो इसका एबीडी जो बना उसके अकॉर्डिंग m1g अपवर्ड में टेंशन और ब्लॉक का एक्सेलरेशन इधर है, नीचे की तरफ है। तो यदि हम इसका इक्वेशन लिखना चाहेंगे तो m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 1 होगा, ये होगा। क्योंकि एक्स एक्सिस में कोई भी मूवमेंट नहीं है इसका, इसलिए एक्स एक्सिस में सारे फोर्सेस का बराबर है, बैलेंस है, तो हम एक्स एक्सिस की बात ही नहीं करेंगे। यदि ये मास इसके साथ कांटेक्ट में होता तो नॉर्मल लगता, लेकिन कांटेक्ट में नहीं है इसलिए नॉर्मल फोर्स नहीं लगेगा। अब m1 मास पे लगने वाले फोर्सेस दो ही हैं, एक टेंशन ऊपर की तरफ और एक m1g नीचे की तरफ। ठीक है, इसका एबीडी कंप्लीट, इक्वेशन कंप्लीट हो गया इसका। अब हम लोग बात करते हैं m2 मास का। तो m2 मास में डाउनवर्ड डायरेक्शन में m2g, उसको बैलेंस करने के लिए नॉर्मल। ठीक, दो फोर्सेस हो गए y एक्सिस में, और एक फोर्स होगा जो टेंशन इधर खींचेगा। तो जो मैग्नीट्यूड इसका है वही मैग्नीट्यूड इस टेंशन फोर्स का होगा, क्योंकि स्ट्रिंग एक ही है। ठीक, तो अब इसको ध्यान से देखें m2 मास का, तो एक तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये बैलेंस हो गया। और एक पॉजिटिव एक्स में है जो कि बैलेंस नहीं हो पा रहा है, इसलिए बॉडी पर नेट फोर्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस में लगेगा और वो उस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, इसलिए इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ए होगा। मैग्नीट्यूड इसके एक्सेलरेशन का और ये सेम होगा। रीजन ये कि जिस रेट से ये नीचे जाएगा उसी रेट से ये आगे जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग इन एक्सटेंसिबल है, मतलब वो एलोंगेट नहीं होगा ना ही कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो जितना समय में, मान लो 2 सेकंड में जितना नीचे जाएगा उतना ही 2 सेकंड में ये आगे जाएगा, होगा ना। तो 2 सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट कवर किया गया, इसके डिस्प्लेसमेंट भी कवर करके बराबर होगा, इसलिए एक्सेलरेशन सेम होगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड सेम होगा। अब इसका एबीडी यहां हम ड्रॉ करें, m2 मास, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में m2g, अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल और इस डायरेक्शन में टेंशन। ठीक है, तो इसका दो इक्वेशन बनेगा। यहां तो एक ही इक्वेशन बना क्योंकि y एक्सिस में सिर्फ फोर्सेस थे, यहां x एक्सिस में भी फोर्सेस हैं, तो एक y में और एक x में इक्वेशन बनेगा। तो यहां पर फॉर y एक्सिस, यदि हम y एक्सिस में देखेंगे तो प्लस n माइनस m2g, और चूंकि उसका कोई भी एक्सेलरेशन y में नहीं है इसलिए m इंटू ए वाई, और जहां ए वाई क्या होगा, 0 होगा। बात समझ पाए इस बात को? क्योंकि y एक्सिस में बॉडी का मोशन हो ही नहीं रहा है तो एक्सेलरेशन 0 होगा उधर, इसलिए ये टर्म 0। तो यहां फाइनली क्या लिखेंगे, n इज इक्वल टू m2g। ये एक हमारा नॉर्मल निकल गया। इसको इक्वेशन नंबर आपने 1 कहा था, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे x एक्सिस के अलोंग, तो यहां लिखेंगे मोशन अलोंग x एक्सिस। तो x एक्सिस में हमको प्लस t निकल रहा है, और ये किसके बराबर, यही नेट फोर्स है x एक्सिस में, और मास कितना m2 इंटू ए एक्स। ये जो ए एक्स है वो इस ए वाई के बराबर होगा क्या, मैग्नीट्यूड। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, ए एक्स का मॉड बराबर ए वाई का मॉड। मॉड बराबर हो सकता है, लेकिन यदि हमने गलती से ए एक्स इज इक्वल टू ए वाई लिख दिया तो ये नहीं होगा। चूंकि एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर्स की रूल्स को फॉलो करेगा, या वेक्टर्स की जो भी प्रॉपर्टीज हैं उसको एक्सेलरेशन को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये लिखने का मतलब हो गया कि एक्सेलरेशन दोनों का बराबर है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, लेकिन सही मायने में सिर्फ मैग्नीट्यूड बराबर है, इसीलिए ये वाला एक्सप्रेशन फॉलो होगा। समझ पाए? और दोनों को हमने क्या मान लिया है, ए मान लिया है। देखिए
इसको भी ए रखा है, इसको भी ए रखा है, एरो हेड नहीं लगाया है, क्योंकि एरो लगाएंगे तो डायरेक्शन भी इक्वल होना चाहिए ना, सेम होना चाहिए, तो है नहीं, इसलिए ये फॉलो होगा, ये फॉलो नहीं होगा। क्लियर है? ये बेसिक कॉन्सेप्ट जब क्वेश्चंस डील करते समय जरूरी है, अदरवाइज मिस्टेक होगा वो भी ऑप्शन में रहेगा। ठीक है, तो अभी यहां पर ए एक्स, और ये इसका भी मैग्नीट्यूड ए ही है और इसका मैग्नीट्यूड भी ए है, तो इसको थोड़ा सा रिवाइज करके हम यदि लिखना चाहें तो m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1 इंटू ए, और यहां पर इसको रिवाइज करें तो t बराबर m2 इंटू ए। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, और इसको इक्वेशन नंबर 3 कर लेंगे। ठीक है, और अब आप ध्यान से देखिए, तो 1 में हम 3 का वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम 3 to 1, ठीक है, अब यदि 1 में पुट कर रहे हैं तो m1g माइनस क्या होगा, m2a इज इक्वल टू m1 इंटू ए, ये इधर टर्न करेगा तो m1g इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a कॉमन लेंगे तो m1 प्लस m2, तो यहां a इज इक्वल टू हो गया m1 डिवीजन में m1 प्लस m2 इंटू जी होगा। ये एक्सेलरेशन आ गया। ये एक्सेलरेशन जैसा मैंने बोला कि फर्स्ट मास और सेकंड मास दोनों के लिए एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड यही होगा, डायरेक्शंस अलग अलग होंगे। ठीक है, इसमें हम चेक करेंगे तो माइनस जे कैप लेंगे, यहां चेक करेंगे तो हम प्लस आई कैप लेंगे। ठीक है, अब हमको पता करना है एक्सेलरेशन, ब्लॉक्स का, दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकल गया, टेंशन निकालना है। तो टेंशन के लिए हम क्या करेंगे, पहला एक्सप्रेशन फॉलो कर लें या सेकंड कर ली, थर्ड कर लीजिए एक्सप्रेशन। तो T इज इक्वल टू कितना, m2 इंटू ए, तो T इज इक्वल टू m2, तो m2 इंटू m1 बाई m1 प्लस m2 इंटू जी। तो फाइनल एक्सप्रेशन T बराबर क्या आ गया, m1 m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू जी। ये टेंशन का वैल्यू आ गया, समझ पाए? यदि m2 मास की बात करेंगे तो प्लस जे कैप हो जाएगा टेंशन में, और यदि हम m2 मास का बात करेंगे तो प्लस आई कैप हो जाएगा, क्योंकि जो डायरेक्शन टेंशन फोर्स का होगा वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन का होगा। किसके लिए, m2 मास के लिए। ठीक है, और यहां चूंकि T1 के अपोजिट जा रहा है तो एक्सेलरेशन माइनस जे कैप होगा, टेंशन इसके लिए प्लस जे कैप होगा। समझ पाए इस बात को? राइट डाउन कीजिए। सब लोग ब्रेकफास्ट करके आए हैं ना? तुम क्यों नहीं है? तो आज तो तुम्हारा कितने बजे था, 9:30 में क्लास था ना? कौन डांट दिया? 11:15 से 1 o'clock क्लास है ना आज, 1 बजे से पहले कोई हिलना नहीं। नहीं सर, छोड़ दीजिए सर, छोड़ दीजिए। हाँ, वो सब कुछ नहीं, समझे? वो सब राग अलापना नहीं है, बस बस। नीचे नीचे खाता खुलवा दो। हाँ, कोचिंग का नाम है। बेचारा ने इतना मेहनत करके बिरयानी बनाया, आप लोगों ने थैंक यू बोला उनको? कभी मिले तो थैंक यू बोल दीजिएगा। उन्होंने ही बनाया है, पैक सिर्फ 12th वालों ने किया है।
फेयरवेल खोज रहे हैं क्या आप लोग? सेकेंड एफबीटी कहाँ बनाई हो? M2 मास का? M2 मास का एफबीटी कहाँ बना हुआ है? जहाँ M2 मास का एक्सप्रेशन लिखना वहां बनाना, ठीक है? तो मतलब एफबीटी ही नहीं है। एफबीटी बनाओ, फिर बाद में रिवाइज करोगे तो दिक्कत होगा। इसको एट्यूड मशीन बोलते हैं, एट्यूड मशीन। ये बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन जहाँ पे होते हैं, खास करके जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है ना, वहाँ यूज करते हैं मास को कैरी ओवर करने के लिए और डिलीवर करने के लिए। समझ गए? यहाँ भी कभी कभी दिख जाएगा आपको होता हुआ। इतना स्लो काम होता है? जब स्लैबिंग होता है ना, कंक्रीट को ना साउंड करने के लिए समय दिया जाता है। साउंड करना मतलब उसको हम लोग आम भाषा में बोलते हैं, उसको फिक्स होने के लिए, सेट होने के लिए टाइम दिया जाता है। तो साउंडिंग ऑफ कंक्रीट बोलते हैं उसको हम लोग, ठीक है? उसको स्लो प्रोसेस है यहीं पर। फिर अभी इसके नीचे से मेट्रो जाता हुआ देखो, बीच में जो ब्रैकेट बना हुआ है ना, जहाँ पर कंक्रीट नहीं हुआ है, वहां पर स्लैबिंग जहाँ पे नहीं हुआ है, तो उतना दूर और डीप करेगा उसको। 30 फीट नीचे जाकर, 40 फीट नीचे जाकर डीप करेगा, उसमें से मेट्रो जाता हुआ नजर आएगा। इंजीनियरिंग है, पूरा का पूरा उसका लेआउट तैयार होता है पहले। ऐसा ही नहीं कि मन किया बना दिए, ऐसा थोड़ी ना होता है। इंजीनियरिंग के प्रोसेसेस को समझिएगा तुम ना, इतना आसान नहीं है। 6 साल लग जाता है समझने में, और उसके बाद अप्लाई करने में अगला 6 साल, 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप समझ पाएंगे। अगले 1 साल तक बन जाएगा। अभी स्लैबिंग कर दिया, रिनफोर्स के साथ में ज्वाइन करके स्लैबिंग कर दिया, आप नीचे से सारा मटेरियल निकाल देगा, वो नीचे गिरेगा ही नहीं। 40 मीटर नीचे जाकर के मेट्रो को रास्ता देगा वो। और जैसे जैसे वहां पर बोरिंग मशीन होता है, जाके स्लैब ऐसा करके बना रहता है, वो उसको लाता है, ऐसे लगाता है, मटेरियल निकालता लगा देता है, मटेरियल निकाला लगा दिया, ताकि ऊपर से गिर ना जाए। यूनिवर्सल बोरिंग मशीन बोलते हैं उसको। 3 मीटर मतलब 3 मीटर डायमीटर होता है उसका। हाँ, इसमें क्वेश्चन ही करना है, इस चैप्टर में है ही क्या। चलिए, समझ में आया? चलिए, ऐसा ही क्वेश्चन एक और देते हैं आपको।
ड्रॉ कीजिए। इस सिचुएशन में आपको क्या लगता है, M1 मास नीचे जाएगा? हाँ, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हाँ, नहीं, इससे पहले वाला जो एग्जांपल है और इससे एग्जांपल में, पहले वाला एग्जांपल में डेफिनेटली जाएगा वो, लेकिन इसमें डेफिनेटली नहीं जाएगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये डिपेंड करेगा कि फोर्सेस बैलेंस हो रहे हैं कि नहीं। इंक्लाइन प्लेन होने से एक सपोर्ट मिल गया ना। आपको सर्कुलर मोशन पढ़ाएंगे तो बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स बताएंगे। मतलब एक सर्कुलर ट्रैक फ्लैट है और एक सर्कुलर ट्रैक इंक्लाइंड है, दोनों में डिफरेंस है, किसमें आसानी से आप टर्न ले सकते हैं। ठीक है, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग अच्छे से। क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ाएंगे। ड्रॉ कीजिए जल्दी इसको। स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे इसलिए चल रहे हैं ताकि आपको, अभी इनिशियल फेज है, दिक्कत नहीं आए। HCV के सारे क्वेश्चंस बने और उसी के पैरेलल में ये बुक है, मतलब उससे ऊपर ही है। ठीक है, रेगुलर क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, इजी लगेगा। और जितना पढ़ाए हैं वो उस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कीजिए, कॉपी बंद करके घर जाकर। आज घर जाइएगा, कॉपी बंद करके जितने क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, ये 4th नंबर क्वेश्चंस हैं, तो मान लीजिए 4 क्वेश्चन हो गए, तो वो 4 क्वेश्चन आप एक बार सिर्फ क्वेश्चन देख लीजिए, कॉपी बंद कीजिए, रफ पेज पर ड्रॉ कीजिए, सॉल्यूशन बनाइए उसका। और यहाँ बना हुआ सॉल्यूशन है ही, मान लीजिए कहीं कंफ्यूजन है तो कॉपी ओपन करके देखिए कहाँ हम रुक गए, कहाँ अटक गए, कहाँ मेरा कंफ्यूजन रह गया, उस चीज को देख लीजिए। उसके बाद भी कोई कंफ्यूजन रहता है तो वीडियोस देखिए, उसके बाद भी कुछ बच जाता है तो आके पूछ लीजिए, कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है, समझ गए? और ऐसा ही क्वेश्चन आपके टेस्ट में भी रहेगा, इसी से मिलता जुलता भी रहेगा। कल ही तो क्वेश्चन सेट हुआ है, इसलिए मुझे याद है। ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन रहेगा, एग्जैक्ट नहीं, लेकिन ऐसा मिलता जुलता रहेगा। अच्छा, देखते हैं, अभी ध्यान में नहीं आया मेरे, क्वेश्चन सिलेक्ट नहीं कर पा रहे अभी थोड़ा। ये क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको करिए ना, कल टीपीएस दे देंगे। आपको क्या लग रहा है टीपीएस से क्वेश्चन आ जाता है? वो कभी भी कुछ भी हो सकता है वो। बायो के लिए ना, टॉपिक कौन सा है? अच्छा, ठीक, चलिए क्वेश्चन लिख लिए। बताइए क्या क्या हो सकता है, M1 मास का एबिलिटी बताइए। टेंशन फोर्स एक होगा या एक से अधिक होगा? एक ही टेंशन फोर्स होगा, अलग अलग डायरेक्शंस में लगेंगे, लेकिन टेंशन फोर्स एक ही होगा क्योंकि स्ट्रिंग एक ही है। ठीक है, तो इसका एबिलिटी ड्रॉ करेंगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में M1G और अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन। इसका एबिलिटी खत्म, क्योंकि वाई एक्सिस में ही सिर्फ फोर्सेस हैं, एक्स में तो है ही नहीं। ठीक है, मान लीजिए सपोज करें कि यदि ये M1 मास, दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो ये M1 मास रेस्ट में रह गया, 3 कंडीशन हो सकते हैं, ध्यान समझिएगा। ये M1 मास या तो रेस्ट पे रह जाएगा, या नीचे जाएगा, या ऊपर जाएगा, 3 कंडीशन हैं। ठीक है, अब यदि ये रेस्ट पे तो ये भी रेस्ट पे होगा, यदि ये नीचे जा रहा है तो ये आगे जाएगा, और ये यदि ऊपर जा रहा है तो ये नीचे जाएगा, होगा। ठीक है, अब हम लोग पहले एबिलिटी बना लेते हैं, तो हम मान के चलते हैं थोड़ी देर के लिए, लेट हम थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं द सिस्टम। सिस्टम्स मतलब ब्लॉक्स, जिसको भी हम सिस्टम मान रहे हैं, पहले इसको सिस्टम माना फिर इसको माने, तो सिस्टम्स आर इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में मतलब रेस्ट पर है, यदि रेस्ट स्टेट है तो वही मेंटेन किया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर यदि ये इक्विलिब्रियम में है
तो m1 मास डाउनवर्ड डायरेक्शन में m1g देगा, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या देगा, टेंशन। तो इसके अकॉर्डिंग चले तो T इज इक्वल टू m1g होगा। ये कब कंडीशन फॉलो हो रहा है, जब इक्विलिब्रियम ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, इक्विलिब्रियम ले रहे हैं तब की बात है। अब इसका एबिडी बनाते हैं। तो इसका एबिडी में सबसे पहले जो हम जानते हैं वो है m2g डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि इसका प्लेन जो है वो इस तरह से है। तो और ये लग रहा है m2g, तो इसको बैलेंस, इसको हमको रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो रिजॉल्व करना हो तो हम ये देख लें, ये होगा m2, ये थीटा है, m2g cos थीटा, और इस डायरेक्शन में लगेगा m2g sin थीटा, और अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन होगा, जो सॉरी नॉर्मल कहेंगे इसको, ठीक है। ये रिजॉल्व हो गया। अब सारे फोर्सेस x और y एक्सिस में है, ध्यान से देखिए। ब्लॉक m2 की बात कर रहे हैं, तो ब्लॉक m2 में m2g sin थीटा नेगेटिव x में, नॉर्मल पॉजिटिव y में, और m2g cos थीटा नेगेटिव y में, ठीक है। बॉडी या तो अपवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड करेगा या तो नीचे में, तो यानी कि y एक्सिस में तो मोशन होगा नहीं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम चले, तो यहां m2 मास, तो इस डायरेक्शन में m2g sin थीटा, अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल, डाउनवर्ड डायरेक्शन में m2g cos थीटा, और इस डायरेक्शन में होगा टेंशन। होगा ऐसा क्या, बोले, ठीक है। अब यदि इक्विलिब्रियम स्टेट है, क्या मान के चल रहे हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट, तो इक्विलिब्रियम स्टेट में समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग डायरेक्शन x क्या होना चाहिए, 0। तो इस यहां पर प्लस टी माइनस m2g sin थीटा, ये क्या होना चाहिए, ध्यान से समझ लीजिए। यहां पर हमने x किसको लिया है, इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल हमने x माना है, और इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर हमने y माना है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग चूंकि हम लोग इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहे हैं, इसका मतलब बॉडी पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो x एक्सिस में हमने 0 कर दिया, और इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना, इसीलिए इसको हम प्लस टी रखें, इसको माइनस m2g sin थीटा रखें। अब ये बैलेंस होगा, तो t इज इक्वल टू m2g sin थीटा। इसका मतलब है इस केस में एक तो यहां से इक्वेशन 1 आया और यहां से इक्वेशन नंबर 2 आया, ठीक है। अभी हम y की बात ही नहीं कर रहे, y को हम ले लेते हैं ऐसे, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग इन y डायरेक्शन 0, तो प्लस n माइनस m2g cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू आ गया m2g cos थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। हमें कंसर्न रखना है इक्वेशन 1 और 2 से। तो 1 और 2 से क्या देख रहे हैं कि ये t बराबर m1g है और यहाँ t बराबर m2g sin थीटा है। तो इक्विलिब्रियम यदि मेंटेन होना है तो फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन तो हम क्या लिखेंगे, m1g इज इक्वल टू m2g sin थीटा, ऐसा लिख सकते हैं, बोलिए। तो इस केस में जी जी कैंसिल हो गया, यानी m1 इज इक्वल टू m2 sin थीटा। ये रिलेशन फॉलो होगा मासेस के बीच में, तो बॉडी रेस्ट पे रहेगा, सिस्टम रेस्ट पे रहेगा। बात समझ पाए, सिस्टम रेस्ट पे रहने का कंडीशन ये है, ठीक है। मान लीजिए अगला केस, मान लीजिए सपोज करें कि m1 मास है, आप इसको देखकर क्या कह सकते हैं कि थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो सकता है क्या इस केस में। ये जो केस है, इस केस में थीटा का वैल्यू 90 से कम रहा होगा या 90 के बराबर रहा होगा, बराबर कहां दिख रहा है थीटा 90 डिग्री, थीटा 90 मतलब समझते हैं क्या होगा, सब लोग ध्यान से देखिए। यहां पर ऐसे देखिए, ये थीटा है, थीटा 90 डिग्री कब होगा, जब ऐसे हो जाएगा, तो m2 मास यहां पर नीचे डाउन में आ जाएगा। थीटा 90 डिग्री होगा तो ये जो फोर्स जो y एक्सिस में लग रहा है वो डाउनवर्ड लगने लगेगा, तो थीटा तो 90 डिग्री होगा नहीं। इसका मतलब है कि इसका वैल्यू 1 से छोटा होगा। थोड़ा सा यदि याद कीजिए, तो थीटा का यदि वैल्यू 90 डिग्री है तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू है, साइन का मैक्सिमम वैल्यू +1,
मिनिमम वैल्यू -1, तो हम बात तो माइनस की तो करेंगे नहीं। तो ये यदि 90 डिग्री से छोटा है तो इसका मतलब ये वैल्यू 1 से छोटा है। मान लीजिए सपोज करें 0.5 है, तो 0.5 यानी M2 मास में हम 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो M1 मिलेगा। तो बड़ा कौन हुआ? बताइए। अरे M2 में 0.5 से मल्टीप्लाई किए तो आपको M1 मिला, तो बड़ा कौन हुआ? M2 हुआ ना। अरे 100 रुपया में आप 0.5 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हुआ? 100 रुपया में 0.5 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई ही नहीं हो रहा है लोग से। 50 रुपया हुआ, तो M1 का वैल्यू 50 रुपया हो गया। तो 100 रुपया बढ़ा कि 50 रुपया बढ़ा? कर लो पहले, बड़े विद्यार्थी हैं, पहले करते होंगे, कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए पहले। उत्कर्ष पांडे, समझ में आया तुमको? क्या समझ में आया? 100 रुपये बड़ा हो गया। लिटरली बोल रहे हैं हम, ये एग्जांपल आज से 10 साल से ले रहे हैं। जैसे ही पैसे की बात आती है सबका आंख नाक कान खड़ा हो जाता है। हाँ कैसे 100 रुपया बड़ा है? आपको 2 बजे, आपको रात को 2 बजे सुला दें और 4 बजे सुबह उठा के पूछे ना कि तुमने पैसा किसको दिया था, तो वो बता देगा, वह बता देगा। पैसा लिया ये नहीं बता पाएगा, लेकिन पैसा किसको दिया गया है आपके थ्रू वो बता देगा। 2 बजे रात को सुलाइए और 4 बजे उठा के पूछ लीजिए, लेकिन आप ये पूछ लीजिएगा नहीं नहीं हमको सोने तुमको नहीं पता। ये तुरंत समझ में आ जाने वाली बात है। ठीक है, 1 रुपया में आप 0.5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना मिलेगा आपको? 50 पैसा। तो आपको पता है कि 1 रुपया बड़ा है, 50 पैसा छोटा है, क्योंकि 1 रुपया में हम 0.5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमको 50 पैसा मिला। तो ऑब्वियसली हम M2 में 0.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो तब हमको M1 मिल रहा है, तो M2 बड़ा हो गया ना M1 से। आप यहां पर सिचुएशन देखिए, M2 ज्यादा मास का था, इसीलिए M1 को डिस्प्लेस नहीं, M1 M2 को डिस्प्लेस नहीं कर पाया। यहां पर लिख देते हैं, इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री देन M2 इज ग्रेटर देन, होगा। समझ गए इस बात को? ठीक है, तो ये सारे कंडीशन कब थे? जब इक्विलिब्रियम था। इसको ड्रॉ करके इसको लिख लीजिए पहले, फिर हम हटा करके जब M1 को M2 को बड़ा मान रहे हैं तब ले लेंगे। समझ पाए ये इक्विलिब्रियम कंडीशन? रॉकेट कब से चलना शुरू कर दिया? आवाज कर रहे हैं? हेलीकॉप्टर चलना शुरू हो गया। टेंशन तो यहां लेना होगा तुम्हें। टेंशन मत लीजिए, ये यहाँ का मतलब एक तकिया कलाम है जिसको हम हजम नहीं कर पाते। एक आदमी आया और अपने घर का एड्रेस बता रहा था कि सर ऐसे ऐसे जाइएगा तो पहुंच जाइएगा। हम समझना चाह रहे थे, अच्छा हाँ यहाँ से ऐसे मुड़ेंगे तो हाँ, उसका फिर आगे आगे जाके लेफ्ट होना है। वो आदमी पेशेंस खो दिया, बोला सर टेंशन मत लीजिए, हम आपको व्हाट्सएप पे भेज देंगे लोकेशन, आप आ जाएंगे। हम बोले उसको कि हम टेंशन ले रहे थे क्या, हम तो समझना चाह रहे थे। हम उनको समझाएं कि सर यदि हम टेंशन ले होते तो आपको अभी उठा करके पंखा में मार चुके होते।
और बगल में हॉस्पिटल में एडमिट भी करा देते हैं, उसको हम टेंशन मानते हैं। हम चीजों को समझने को टेंशन नहीं मानते। यहाँ यही समस्या है। एक बहुत बड़ी समस्या ये है, एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि यहाँ के लोग जो हैं, मतलब हम भी यहीं के हैं, यहाँ के लोग ना किसी चीज को मतलब ना कह ही नहीं सकते। ये तुम कर लोगे, हाँ हाँ ये तो मेरे रगों में दौड़ रहा है, हम कर लेंगे। नहीं नहीं, यहाँ का लोग 90% लोग तो ना कह ही नहीं सकता। आप मलाई पगड़ी चौक, एक बहुत एग्जाम्पल, आपको बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आप करके देखिए उसको। मलाई पगड़ी चौक जाके पूछ के देखिए कि मलाई पगड़ी चौक कहाँ है, तब कॉन्फिडेंस से बोलेगा। आगे जाइए, वहां जाकर के आपको एक गोलंबर मिलेगा, वहां से लेफ्ट हो जाइएगा। वो ये कह ही नहीं सकता कि सर हमको नहीं पता है, आप और लोगों से पूछ लीजिए। मलाई पगड़ी चौक पे जाकर आप मलाई पगड़ी चौक पूछिएगा ना, तो यही बोलेगा। मतलब गलत चीज इतना कॉन्फिडेंस के साथ, आपको लगेगा कि बिल्कुल सही बोल रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या है। दिल्ली में जाएंगे ना आप, जहां जहां पूछना, आपसे सवाल पूछने से पहले बोलेगा हमको नहीं पता। सवाल तो सुन, नहीं नहीं हमको नहीं पता, तुम जाओ यहां से। हो गया, चला जाए। अभी तो एक दो तीन क्वेश्चन और हो जाएगा अभी तो। चलिए, हम क्या मान रहे हैं, M1 इज ग्रेटर देन M2। क्या मान के चल रहे हैं हम लोग? रिलेशन क्या आया था याद है? M1 इज इक्वल टू M2 साइन थीटा आया था, ठीक है। M1 जो है वो M2 से ज्यादा है, ठीक है। M2 M1 से ज्यादा है, सॉरी M1 M2 से ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि ऑलरेडी ये वाला वैल्यू से कम है। ये 100 रुपया है, ये 50 रुपया है, और उसमें और 0.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो और छोटा हो गया, ठीक है। वो कंडीशन लेके चल रहे हैं। तो उस केस में जे वाला ब्लॉक जब नीचे आने लगेगा ए एक्सेलेरेशन से, उस केस की बात कर रहे हैं। ये तब होगा जब M1 M2 से बड़ा होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? तुमको तो लग रहा है कि मजबूरी में बैठे हुए हो, बैग में तलवार वार नहीं लेके आए हो? हाँ, कहीं मास्टर इधर ड्राइंग कर रहा है। पता चला अंकित ने मास्टर को क्यों मारा है। एकदम दुखी है ये, एकदम मतलब इसके आंखों में ही झलक रहा है कि हम इसको देखना नहीं चाह रहे हैं। क्यों है मेरे आंख के सामने ऐसे कर रहा है? क्यों? उस दिन तो लंबा लंबा दिए, उस दिन तो कविता में लंबा लंबा दे दिए, आज देखना नहीं चाह रहे हो चेहरा। बहुत कष्ट होता है, इसलिए हम बोले कि इसको ठीक करो। क्या? नहीं, लंबा लंबा हम अपनी तरफ से करें, आप जो बिलीव करते हो आप कहते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि मेरा क्लास मतलब कोई भी क्लास, आप 2 घंटा अपना स्टेमिना इस तरह से बना लीजिए कि आप 2 घंटा आप कंसिस्टेंट होकर पढ़ सकिए, तब पढ़ाई उस लेवल पे जाएगा। पढ़ने को तो 32 लाख विद्यार्थी हर साल +2 करके निकल जाते हैं। 32 लाख, मेरा रिकॉर्ड, मेरा ये स्टैटिकल डाटा नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, HRD मिनिस्ट्री का है ये। 32 लाख स्टूडेंट्स हर साल +2 करते हैं, ठीक है। और +2 के बाद अच्छे कॉलेज, जो अपने मनचाहा कॉलेज में एडमिशन मात्र 6 से 7 लाख लोग लेते हैं 32 लाख में से। बाकी 50% पढ़ाई छोड़ देते हैं, किसी भी रीजन से हो छोड़ देते हैं। उसमें से भी आधा को कॉलेज ढंग का नहीं मिलता है। आपने सोचा कि यदि
बायो लिया तो आपने मेडिकल के थ्रू सोचा कि मुझे एमसी मिल जाए, पता चला कि आप एन कॉलेज में हैं या फिर बीडी पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, बीडी इवनिंग है ना, में कंप्रोमाइज कर रहे हैं। तो कंप्रोमाइज करने के बाद 6 लाख लोग ही हैं सारे स्ट्रीम्स मिला करके जिनको कि अपना मन चाहा ब्रांच मिलता है, मतलब स्ट्रीम मिलता है। आपने चाहा इंजीनियरिंग करना, आपको मिल गया इंजीनियरिंग कॉलेज। ऐसे 6 लाख ही हैं सिर्फ 32 लाख में से, समझ गए? तो वो आप देख लीजिए। तो लेवल बढ़ाना पड़ेगा पढ़ाई करने का या फिर कंसिस्टेंट रहने का। तो इतना आसान नहीं है। क्या आप लोगों को लगता है आसान है? नहीं। कोई भी चीज करना चाहें, देखिए मेरा शुरू से ये कहना है, कोई जरूरी नहीं है इंजीनियरिंग मेडिकल, लेकिन आप इस बात को अपने आप को इंश्योर कीजिए कि इंजीनियरिंग मेडिकल नहीं करेंगे तो मेरे पास इसी के लेवल में या इससे बेटर ऑप्शन क्या है मेरे पास, या वो ऑप्शन आपने आइडेंटिफाई कर भी लिया तो क्या उसमें कम मेहनत है? ये दूसरा प्रश्न पूछिए अपने आप से। आप बिलीव नहीं करेंगे, एक क्लर्क के जॉब के लिए एसएससी के थ्रू यदि आप क्लर्क के जॉब में के लिए भी जाते हैं ना, तो आपको दिन रात एक करना पड़ेगा। आप एक बैंक पीओ में भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसमें भी मेहनत करना पड़ेगा। कोई चीज ऐसे नहीं रखा हुआ है, यदि रखा हुआ है तो आप हमको बताइए, हम भी वही काम शुरू कर देते हैं। एक बात बता रहे हैं हम आपको, देखिए हम दो चीजें हैं, या तो आप ये समझिए कि हम आपको डरा रहे हैं या हम आपको सतर्क कर रहे हैं। तो दूसरी बात को ध्यान से समझिए, हम आपको सतर्क कर रहे हैं, चीजों की गहराई को समझिए। अपने आप को आपको एक लेवल पे लाना पड़ेगा, तभी आप अपना मन चाहा जॉब कर सकते हैं। हम तो मेडिकल इंजीनियरिंग की बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है? मैंने खुद क्वालिफाई किया है, इसलिए हम बोल रहे हैं, मेरा मन था, मेरी इच्छा थी तो मैंने किया। आपको हम इसलिए कह रहे हैं कि आपका जो भी इच्छा है उसको करने के लिए आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे 12th में एक बच्चा कुछ महीने 2-3 महीना पहले आया, वो बायो का स्टूडेंट है। तो हम उससे पूछे कि तुम मेडिकल का ये नीट का प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो? तो बोला कि नहीं सर, +2 के बाद करेंगे। किससे दिखाए हो? तो बोले दिखाए हो मतलब हम लोग किसी पंडित से दिखाए होगे ना कि ये +2 के बाद करना है तुमको प्रिपरेशन, अभी कौन रोक रहा है तुमको? तो नहीं सर, +2 के बाद करेंगे। ऐसा विद्यार्थी +2 के बाद क्या करेगा? +2 के बाद करेगा, उस एग्जाम का फॉर्म आएगा तब पढ़ाई करेंगे। इस एग्जाम का फॉर्म आ गया, जब डेट एग्जाम का निकल जाएगा ना तब पढ़ाई करेंगे, और उसके बाद फिर जब ट्यूशन ज्वाइन करेंगे ना उसके लिए तब पढ़ाई करेंगे, और कभी नहीं होगा वो चीज कभी नहीं आता है, ठीक है? और वो जो चीज है उसको प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं, मतलब टाल मटोल करना अपने कामों में, वो कभी नहीं होगा। इसलिए जो है डिसाइड कीजिए, उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाइए और आज से अभी से ही लग जाइए, तब होगा। अदरवाइज कल करेंगे, एक समय आएगा तो ऐसा होगा, ठीक है? तो ये काम करेंगे तो ये काम हो जाएगा। जो प्लानिंग करते हैं ना, एक विद्यार्थी था, वो आप लोग बताए थे ना, उसका डायरी में लिखा हुआ था सुबह 4:50 पे उठना है। ये 4:50 पे क्यों उठेगा भाई? मतलब वो ऐसा प्लानिंग कर रहा है, वो प्लानिंग सक्सेस होने के लिए करना चाहता है, लेकिन वो फेल होने के लिए प्लानिंग कर रहा है। 4:50 पे उठ पाएंगे? आप मशीन हैं, अलार्म है आप, वो बजा आप उठ गए? अपने आप को तैयार करना पड़ता है। आप लोग खुद ही बताइए, जिनको सुबह उठने की आदत नहीं है, 95% लोगों को नहीं होगा। रीजन ये क्योंकि आपके पास में स्मार्टफोन है, इतने तरह के काम है आपके पास। नहीं, हम सरकाटिज्म यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन लिटरल बता रहे हैं, आपके पास इतना सारा काम है। आप लोग तो खैर थोड़ा अभी 12th में जाएगा तो फिर और एक्सपोजर आएगा आपका। 12th वाले तो बात कर रहे हैं, ऐसे से कर रहे हैं, हम लोग ऐसे कर कैसे लेते हो? टीचर से पढ़ रहा है, ऐसे से मैसेज कर दे रहा है, या उसका एकदम क्या स्पीड है। हम बोले ये भी लिख दो कि हाँ मास्टर देख रहा है। एक बच्चे ने बहुत बढ़िया बात बताया। एक जो वो रैप कर रहा था ना, वो 3 AM का रैपर है। वो बोला हम बोल 3 AM का रैपर है, 3 बजे सुबह में लिखता है। उसने एक बहुत अच्छी बात बोली, और वो बात वो बोल गया, लेकिन उस बात की गहराई को वो नहीं जानता था, लेकिन वो बोल गया इस बात को। बोला क्या कि सर अभी मेरा प्रैक्टिस नहीं है, हम अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो हम बोले कि इसका मतलब तुम क्या समझते हो कि प्रैक्टिस करने से आप बेहतर कर पाते हैं?
तो बोला ये सर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम बेहतर कर पाएंगे, जितना हम उसको उस पर मेहनत करेंगे हम उतना ही बेहतर कर पाएंगे। तो हम बोले इसको लिखो, तो पेज को इस बात को लिखो। तो पेज पे लिखा इस बात को। हम बोले इस बात को पढ़ाई में क्यों नहीं अंडरलाइन करते हो, उसमें क्या दिक्कत है, तुमने खुद लिखा है, तुम खुद इस बात को मानते हो कि जिस चीज में हम ज्यादा समय देंगे, ज्यादा बेहतर तरीके से करेंगे उसको, उसमें उतना ही एक्सपर्ट हो जाएंगे। उसने लिखा इस बात को, उसको अंडरलाइन करवाया। हम बोले ये चीज पढ़ाई में क्यों नहीं हो पा रहा है। एकदम सेम यही प्रोसेस आपको पढ़ाई में करना है। आप पढ़ाई में जितना अपने आप को उसमें इन्वॉल्व करेंगे, जितना आप उसमें चेंजेस करेंगे, जितना उसमें सोचेंगे, आप उसमें ही बेहतर होते जाएंगे। ये सिंपल यूनिवर्सल रूल है, इसका कोई लेना देना नहीं किसी आदमी से, किसी और से, किसी जानवर से, किसी चीज से। आप जितना किसी चीज को रिपीटेडली करेंगे, बार बार करेंगे, उसमें आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। समझ गए। जैसे इन लोगों ने डांस किया, शुरुआत में पहला दिन जो था प्रैक्टिस में उतना एक्सपर्ट नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस किया बेहतर होता चला गया। यही चीज पढ़ाई में करना है। क्या अलग है, कोई अलग है। आप कोई भी ऐसा एक काम देख लीजिए जो इसमें कोई आदमी एक्सपर्ट बना है, वो पहला ही दिन में बन गया क्या, उसने उतना समय दिया है उसमें, और वो समय आपको सेम वही मेथड फॉलो करना है अपने पढ़ाई में। अपने पढ़ाई में उस मेथड को फॉलो करेंगे आप बेहतर हो जाएंगे। जो जितना उसमें मेहनत करेगा वो बेहतर हो जाएगा, भले ही वो महाकाल का स्टूडेंट हो या फिर कोई। लिटरली बोल रहे हैं। खासियत क्या है, खासियत क्या है कि जो सबसे बड़ा चोर होता है ना, वो भी उतने ही शिद्दत से महाकाल की पूजा करता है और उतने ही प्रैक्टिस, उतने ही अच्छे से वो चोरी कर लेता है। इसका मतलब है कि महाकाल ये नहीं कहते हैं कि तुम अच्छा कर्म करो या बुरा कर्म करो, महाकाल उसको रोक नहीं पाते हैं। सिंपल सा बात है, आप मेहनत कीजिएगा तो आप किसी फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। WTC का नाम सुने हैं, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। 2001 में उसको गिरा दिया गया था 7 टेररिस्ट मिलकर के, और वो टेररिस्ट का प्रोग्रामिंग इतना जबरदस्त था कि FBI और उसके जो भी थी नेवी शील या जो भी उसके अपने इंटेलिजेंस थे, सब फेल हो गए, क्योंकि उसके इंटेलिजेंस से बेहतर उन्होंने वर्कआउट किया था उसको उड़ाने के लिए। उन्होंने अपने आप को तैयार किया था बोइंग 814 सीरीज के प्लेन को उड़ाने का। उस प्लेन को चलाने का उन्होंने ट्रेनिंग लिया, इसलिए लिया क्योंकि पायलट के सर पर यदि गन पॉइंट हम रख करके पायलट को बोलेंगे कि तुम ये WTC उड़ा दो, यदि वो मना कर देगा तो उसको शूट करके हम उड़ा देंगे। ये ट्रेनिंग का लेवल था उसका, कोई रोक नहीं पाया उसको। क्या भगवान चाहते थे कि 3000 निर्दोष लोग मर जाएं? नहीं चाहते थे, तभी भी मरे। इसका मतलब ये बात को पकड़िए कि क्या कहने का मतलब है। भगवान के हाथ में ये चीज नहीं है कि आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। आप उसमें एक्सपर्ट हो गए, उसने WTC उड़ा दिया। पहला टावर उड़ाया 8:45 पे, 15 मिनट में दूसरा टावर उड़ा दिया दूसरे ने। और सुसाइडल अटैक ऐसा था कि जान रहा है कि इसमें घुस जाएंगे, और 1 सेकंड के अंदर पूरे बॉडी का मतलब पता ही नहीं चलेगा कि 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तुरंत बॉडी का टेम्परेचर पहुंच गया। और उसके पास कितना गैलन फ्यूल था उस एरोप्लेन में। जब वो WTC में एंटर किया, वो ऐसे कंक्रीट से बना हुआ बिल्डिंग नहीं था, वो प्योर स्ट्रेस से बना हुआ था, स्ट्रेस जिसको बोलते हैं। पूरा का पूरा मेटल से, आयरन रॉड से, उसके आई सेक्शन बीम से बना हुआ बिल्डिंग था। वो किसी कीमत पर गिर ही नहीं सकता था, और बोइंग सीरीज का प्लेन उसको उड़ा दिया। समझ गए। उसका डिटेल पता कीजिएगा तो पता चलेगा। तो उसने ये भी पता किया कि किस एल्टीट्यूड पे हिट करेंगे तो पूरा बिल्डिंग गिरेगा, उसी एल्टीट्यूड पे हिट किया। तो मेरा कहने का मतलब था कि जो गलत माइंडसेट के लोग हैं, उसने इतना मेहनत किया अपने फील्ड में कि वो भी काम कर गया। समझ गए। तो मुद्दा ये नहीं है कि आप अच्छा काम करें या बुरा काम करें, आप जिसमें मेहनत करेंगे आप उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। भगवान आपको रोक नहीं सकते, भगवान आपको सपोर्ट करेंगे अच्छे कामों में। आप अच्छे माइंडसेट के साथ काम करेंगे तो ऑब्वियसली मनोबल जिसका अच्छा काम कर रहा है वो सपोर्ट ज्यादा रहेगा। लेकिन ये तय कर लीजिएगा कि हाँ भगवान ही हमको आशीर्वाद दे देंगे, मेरा टेस्ट अच्छा चल जाएगा, ये संभव नहीं है। तो ओवरऑल बात का कंक्लूडिंग पॉइंट क्या है, फिर हम लोग इस पॉइंट पे आएंगे कि आप भगवान की पूजा करें ना करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पर्सनल बिलीव है, आप करिए, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन ये सोच के मत करिए कि भगवान का पूजा करेंगे कर्म नहीं करेंगे तो हम पास कर जाएंगे। पूजा करिए ना करिए, कर्म करना पड़ेगा। समझे। यही एक विद्यार्थी का धर्म है, इसको यही समझा रहे थे उस दिन।
जो हमारे टीचर्स हम लोग नहीं बताते हैं। अभी जो मेरा धर्म है वो मेरे कर्म से जुड़ा है, कर्म कर्तव्य से जुड़ा होता है, ये तीनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, इसको समझने की जरूरत है। ठीक है, आइए, तो मास m1 m2 से ज्यादा है, एक्सेलरेशन इधर है और इसका एक्सेलरेशन ऊपर है, होगा ऐसा? कब, कौन सा सिचुएशन है? m1 m2 से ज्यादा है तो एक्सेलरेशन नीचे होगा इसका, तो उतना ही मैग्नीट्यूड का एक्सेलरेशन ये m2 मास अचीव कर लेगा इस डायरेक्शन में।